हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। जैसा कि आपको पता ही है कि मैं टीजीटी कॉमर्स और पीजीटी कॉमर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करा रही हूँ। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको 5 पार्ट्स पढ़ा चुकी हूँ और ये आपका पार्ट 6 होगा टीजीटी कॉमर्स और पीजीटी कॉमर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। ठीक है, तो अगर आप टीजीटी कॉमर्स या पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो कॉमर्स की, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा और एक पेज लेकर के बैठिएगा। ठीक है, मैं एक एक क्वेश्चन आपको करा रही हूँ, तो 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको एक ऑप्शन चूज करना रहेगा और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है लिबरलाइजेशन मीन्स, यानी कि उदारीकरण से क्या आशय है। तो पहला ऑप्शन है आपका रिड्यूसिंग नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी उद्योगों की संख्या घटाना। दूसरा ऑप्शन है रिड्यूसिंग कंपटीशन, यानी प्रतियोगिता घटाना। तीसरा ऑप्शन है आपका रिलैक्सिंग कंट्रोल मैकेनिज्म, यानी कि नियंत्रण तंत्र ढील। चौथा ऑप्शन है आपका फ्री डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट, यानी ब्याज दर का स्वतंत्र होना। तो इन 4 ऑप्शन में से आंसर कौन सा होगा, चलिए देखते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन आंसर है वो सी होगा। ठीक है, रिलैक्सिंग कंट्रोल मैकेनिज्म, यानी कि जो कंट्रोल या नियंत्रण तंत्र होते हैं उन पे जब ढील दे दी जाती है, खुली छूट दे दी जाती है कि नहीं अब आप कुछ भी कर सकते हो, यानी कि रिलैक्स दे दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वही क्या कहलाता है, आपका लिबरलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, तो चलिए डिटेल में समझते हैं लिबरलाइजेशन के बारे में। The term liberalization denotes removing restrictions from certain private individual activities typically pertaining to the economic system। तो इकोनॉमिक सिस्टम में जो कुछ एक्टिविटीज हैं उनको जो है जिस पे रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं उनको रिमूव कर देना गवर्नमेंट के थ्रू, वही क्या कहलाता है, यानी कि आपको रिलैक्सेशन प्रोवाइड की जाती है, वही क्या कहलाता है, आपका लिबरलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, कॉमनली लिबरलाइजेशन इज यूज्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ अ गवर्नमेंट relaxing its previously imposed restrictions on economic और social policies। मीन्स अगर गवर्नमेंट की सपोज दैट कोई पॉलिसी आई है, ठीक है, तो अचानक से वो आपको रिलैक्सेशन दे रही है अपनी उस पॉलिसी पे जिसपे उसने रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे, तो वही क्या कहलाएगा, आपका लिबरलाइजेशन, यानी कि उदारीकरण कहलाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 है आपका द ड्यूटी विच इज इम्पोज्ड ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज कॉल्ड, यानी कि भारत के आयात एवं निर्यात पर जो शुल्क लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है। पहला आपका एक्साइज ड्यूटी, यानी कि उत्पाद शुल्क। दूसरा है कस्टम ड्यूटी, यानी कि सीमा शुल्क। तीसरा है आपका परचेज एंड सेल्स ड्यूटी, यानी कि क्रय एंड विक्रय शुल्क। और चौथा है ट्रेड ड्यूटी, यानी कि व्यापार शुल्क। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो परचेज एंड सेल्स ड्यूटी तो ये होगा नहीं, ठीक है, ना ही ये ट्रेड ड्यूटी होगा, एक्साइज भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी कि कस्टम ड्यूटी। तो जब हम भारत मतलब इम्पोज या एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स का इंडिया में रह करके, तो हम क्या देते हैं, कस्टम ड्यूटी देते हैं, यानी कि सीमा शुल्क देते हैं। ठीक है, चलिए समझ लेते हैं कि कस्टम ड्यूटी क्या होती है। Custom duty refers to the tax imposed on goods when they are transported across international borders। यानी कि जब हम इंटरनेशनल लेवल पर गुड्स का ट्रांसफर करते हैं, इंपोर्ट करते हैं या फिर एक्सपोर्ट करते हैं, तब हमें कस्टम ड्यूटी देनी होती है। ठीक है, ये जस्ट लाइक अ टैक्स होता है। इन सिंपल टर्म्स इट इज द टैक्स दैट इज लिवीड ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। तो ये एक तरीके का टैक्स होता है, यानी कि कर होता है, जो कि गुड्स के इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने पर, आयात या निर्यात करने पर हमको देना होता है। ठीक है, द गवर्नमेंट यूजेस दिस ड्यूटी टू रेज इट्स रेवेन्यूज, सेफगार्ड डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज एंड रेगुलेट मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो ये अपने गुड्स के मूवमेंट को रेगुलेट करती है इसी ड्यूटी के थ्रू और अपने रेवेन्यूज को इंक्रीज करती है। ठीक है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सेव करती है। ठीक है, कस्टम ड्यूटी से। चलिए अब हम देखते हैं एक्साइज ड्यूटी क्या होती है। एक्साइज ड्यूटी रिफर्स टू द टैक्स लिवीड ऑन द मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स विद इन द कंट्री, यानी कि एक ही कंट्री में जब आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं गुड्स की तो एक्साइज ड्यूटी लगती है आपकी, एज अपोज टू द कस्टम ड्यूटी दैट इज लिवीड ऑन गुड्स कमिंग फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री। तो ये कस्टम ड्यूटी की जस्ट अपोजिट होती है। कस्टम ड्यूटी आप इंटरनेशनल लेवल पर जब करते हो ट्रांसफर गुड्स का तब लगती है, और ये आप जब एक ही स्टेट में रह के, एक ही देश में रह के करते हो तब एक्साइज ड्यूटी लगती है। ठीक है, एक्साइज ड्यूटी इज द फॉर्म ऑफ टैक्स इम्पोज्ड ऑन गुड्स फॉर देयर प्रोडक्शन।
तो जब गुड्स को प्रोडक्शन के लिए आप इम्पोज करते हो तो जो ड्यूटी लगती है वही आपकी एक्साइज ड्यूटी कहलाती है, या फिर लाइसेंसिंग के लिए या फिर उसकी सेलिंग के लिए। एन इनडायरेक्ट टैक्स पेड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स, एक्साइज ड्यूटी इज द अपोजिट ऑफ कस्टम ड्यूटी in that it implies to goods manufactured domestically in the country, while custom is levied on those coming from outside of the country। तो मतलब एक्साइज ड्यूटी आपकी विद इन कंट्री में लगती है और कस्टम ड्यूटी आपकी जब आप इंटरनेशनल लेवल पर गुड्स का ट्रांसफर करते हो तब लगती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। वन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड इज, तो भारत के विदेशी व्यापार की समस्या इनमें से कौन सी है। ठीक है, तो कोई एक प्रॉब्लम है जो फॉरेन एक ट्रेड करते वक्त आपको सफर करना पड़ता है इन 4 ऑप्शन में से, तो एक ऑप्शन हमें चूज करना है। तो पहला ऑप्शन है आपका पेमेंट ऑफ इंपोर्ट्स इन रुपीज, आयात का रुपयों में भुगतान, इंक्रीजिंग क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट, निर्यात की मात्रा में होने वाली वृद्धि, अनफेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड, व्यापार की प्रतिकूल शर्तें, या फिर नन ऑफ द एबव यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन से ही हम अपना आंसर निकाल सकते हैं, यानी कि आयात का रुपयों में भुगतान, ये कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, ना ही आपकी निर्यात की मात्रा में इंक्रीजिंग क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट, उसमें भी अगर इंक्रीज हो रहा है तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। ठीक है, तो हमें तो ऑप्शन के हिसाब से ही लग रहा है कि सी आंसर होगा, यानी कि व्यापार की प्रतिकूल जो शर्तें होती हैं, अनफेवरेबल टर्म्स होते हैं ट्रेड करते टाइम, वो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ठीक है, फॉरेन ट्रेड में। तो चलिए हम अपना आंसर भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन 3 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, अनफेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड, यानी कि जो व्यापार की प्रतिकूल शर्तें होती हैं वही ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं इंडियन फॉरेन ट्रेड में। ठीक है, चलिए कुछ और प्रॉब्लम्स मैंने लिखी हुई है वो भी देख लेते हैं। तो प्राइमरी एक्सपोर्टिंग, अगर हम एक्सपोर्टिंग की बात करें तो जब हम प्राइमरी एक्सपोर्टिंग करते हैं तो वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अनफेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड की बात करें तो ये भी एक प्रॉब्लम है। इंटरनेशनल लिक्विडिटी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, करेंसी डिफरेंस होती है अलग अलग कंट्री की। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, तो जब कोऑर्डिनेशन नहीं मिलता फॉरेन ट्रेड करते वक्त तो वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ठीक है, एक्चुअली मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं चल रही थी, इसीलिए आपका वीडियो ये वाला इतना लेट आया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हेनरी फ्योल डिवाइडेड द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज इनटू, यानी कि हेनरी फ्योल ने प्रशासनिक गतिविधियों को बांटा है, तो कितने पार्ट्स में बांटा है, 2 ग्रुप्स में बांटा है कि 4 में बांटा है कि 6 में बांटा है कि 8 ग्रुप्स में बांटा है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर हेनरी फ्योल की बात करें तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज को 6 ग्रुप्स में बांटा है। ठीक है, चलिए 6 ग्रुप्स भी मैं लेके आई हूँ, आप देख लीजिए कौन कौन से वो 6 ग्रुप है। तो एक आपका टेक्निकल होता है, टेक्निकल, दूसरा कॉमर्शियल, तीसरा फाइनेंशियल, चौथा आपका सिक्योरिटी, पांचवा आपका अकाउंटिंग और छठवां आपका मैनेजरियल। तो ये ऐसी 6 एक्टिविटीज होती हैं जो कि हेनरी फ्योल ने एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे डिवाइड किया है 6 ग्रुप्स में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल में हमारा प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज आती हैं। कॉमर्शियल में हमारी बाइंग, सेलिंग और एक्सचेंज एक्टिविटीज आती हैं। फाइनेंशियल में हमारी कैपिटल ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड एक्टिविटीज आ जाती हैं। ठीक है, सिक्योरिटी में हमारी प्रोटेक्टिंग या कि म्यूचुअल इंटरेस्ट, ठीक है, यानी प्रोटेक्शन की बात हो जाती है। अकाउंटिंग में हमारी बुक कीपिंग आ जाती है, प्रॉफिट निकालना, कॉस्ट निकालना, रिपोर्ट तैयार करना, ये सब आपका अकाउंटिंग एक्टिविटीज में आ जाता है। और मैनेजरियल में हमारी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो 6 ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनमें हेनरी फ्योल ने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज को डिवाइड किया है 6 ग्रुप्स में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी ट्रीट्स ऑर्गेनाइजेशन एज एन, तो क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी को कैसे ट्रीट किया जाता है, यानी संगठन का परंपरागत सिद्धांत संगठन को मानता है। तो क्या माना जाता है, इसको ओपन सिस्टम माना जाता है क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी को, कि क्लोज सिस्टम माना जाता है, कि टेक्निकल सिस्टम माना जाता है, कि मैक्रो सिस्टम माना जाता है। तो अगर हम क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी की बात करें तो ये जो है इसमें साइंटिफिक थ्योरीज आ जाती हैं। ठीक है, तो इसमें मेन मोटिव जो था वो वर्क पे ज्यादा मोटिव था, इसमें ह्यूमन का कोई रोल नहीं था, यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज पे कोई फोकस नहीं किया जाता था। ठीक है, इसमें ब्यूरोक्रेसी भी आ जाती है, यानी कि ज्यादा रूल्स और रेगुलेशंस की बात होती थी। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन टाइप का कॉन्सेप्ट था क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में।
तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज सिस्टम बोलते हैं, बंद व्यवस्था बोलते हैं क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरीज को, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा रूल्स और रेगुलेशंस की बात होती थी, फॉर्मल रिलेशंस की ज्यादा बात होती थी, इनफॉर्मल को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, ना ही ह्यूमन थॉट्स या ह्यूमन बिहेवियर की बात की जाती थी, ह्यूमन रिसोर्सेज की बात नहीं की जाती थी, केवल मोटिव क्या था, वर्क ज्यादा से ज्यादा होना। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के बारे में भी। The classical theory views organization as machine and human beings as a part of the machine। तो क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के हिसाब से जो है ऑर्गेनाइजेशन एक तरह की मशीन होती है और ह्यूमन जो है सिर्फ उसका पार्ट होते हैं उन मशीनों का। Therefore, classical theorists believe that the efficiency of the organization improves with the efficiency of a human beings। तो इनका ये मानना था कि जब ह्यूमन बींग्स की यानी कि इंसानों की इफिशियंसी बढ़ेगी तभी मशीनों की इफिशियंसी भी बढ़ेगी, ऑर्गेनाइजेशन की इफिशियंसी भी तभी इंप्रूव होगी। However, this theory takes a rigid and static view of organization. Also, it focuses more on the structural and technological aspect of an organization with the assumption that it does not interact with its environment। तो इसको environment से कोई इफेक्ट नहीं होता था, ये इनका मेन फोकस क्या था, टेक्नोलॉजी पे, टेक्निकल चीजों पे ज्यादा फोकस रहता था। ठीक है, चलिए इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी है उसको भी देख लेते हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्रिटिसिज्म आपके। इट टेक्स अ रिजिड एज वेल एज स्टैटिक व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू को देखती थी ऑर्गेनाइजेशन के। मोस्ट क्लासिकल थ्योरिस्ट व्यू एन ऑर्गेनाइजेशन एज अ क्लोज्ड सिस्टम विथ नो इंटरेक्शन विथ इट्स एनवायरनमेंट। तो इसको एक तरह का क्लोज सिस्टम यानी कि बंद संगठन बोला जाता था। क्यों? क्योंकि इसमें ह्यूमंस के बीच में इंटरेक्शन नहीं देखा जाता था, ना ही इन्वायरमेंट से कोई इंटरेक्शन किया जाता था। केवल हम टेक्नोलॉजी की बात करते थे, केवल मशीनों की बात करते थे, इफिशियंसी की बात होती थी। ठीक है, the theory focuses more on structural and also the technical aspect of organization। it is based on oversimplified and mechanistic assumption। तो ये केवल मैकेनिस्टिक assumption पे बेस्ड थी, मशीनों की बात ज्यादा करती थी, ये ह्यूमन रिसोर्सेज को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। इसीलिए हम इसको क्लोज्ड सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी को। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रजिस्ट्रेशन इज लीगली कंपलसरी। तो इन चारों में से ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होता है। निम्नांकित में से व्यवसायिक संगठन के किस स्वरूप में पंजीयन विधानता अनिवार्य है। ठीक है, हिंदी में अगर कोई मिस्टेक होगी तो आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है आपका सोल प्रोप्राइटरशिप यानी कि एकल स्वामित्व। इसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया है, अच्छे से समझाया आपको कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो सोल प्रोप्राइटरशिप यानी कि एकल स्वामित्व की बात करें तो सिंपल एक पर्सन जो अपना बिजनेस कर रहा है वही क्या कहलाता है, सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाती है। तो वो ना किसी से प्रॉफिट शेयर करता है, अकेला खुद ओनर होता है, वो अपना प्रॉफिट भी खुद ही झेलता है और जितने लॉस होते हैं उसको भी खुद ही सेक्रीफाइस करता है। ठीक है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर आपको अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती, कोई रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा आपका। बी है आपका पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता है, ये डिपेंड करता है पार्टनर्स पर कि वो रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं कि नहीं। चेन स्टोरेज की बात करें तो इसमें भी नहीं होती है, लेकिन अगर हम ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की बात करें तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। ठीक है, तो चेन स्टोरेज भी नहीं होंगी, श्रृंखला भंडार की भी यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं होती। ठीक है, तो थर्ड है आपका ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। तो अगर ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की बात करें तो कंपनी एक्ट के थ्रू जब कोई ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड होती है तभी हम उसको एज अ कंपनी ट्रीट करते हैं, बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी नहीं कहलाती। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन कंपनी कंपलसरी आपका ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में ही होता है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन 6 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के बारे में मैंने आपको कई बार एक्सप्लेन किया है, इस पे एक पूरा वीडियो भी बनाया है, तो अगर उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, द एलिमेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन आर, यानी कि समन्वय के तत्व कौन कौन से हैं। तो पहला ऑप्शन है ग्रुप एफर्ट यानी कि सामूहिक प्रयास। दूसरा ऑप्शन है यूनिटी ऑफ एक्शन यानी कि कार्यों में एकता होगा आई थिंक। कॉमन पर्पस यानी कि समान उद्देश्य।
या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे बात करें तो ग्रुप एफर्ट की भी जरूरत होती है कोऑर्डिनेशन में, यूनिटी ऑफ एक्शन की भी जरूरत होती है कि एक साथ मिल करके हम एक्शन करें, ठीक है। एक कॉमन गोल की भी जरूरत होती है कि एक कॉमन पर्पस होता है, तब हम कोऑर्डिनेट करते हैं सबके साथ। तो ये तीनों हमारे एलिमेंट होंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का आपका क्वेश्चन नंबर 7 का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। तो चलिए आप कुछ बात करते हैं कोऑर्डिनेशन के एलिमेंट्स की। तो यहाँ पे आपके दिए हुए हैं, इंटीग्रेट्स एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज, यानी कि कॉमन पर्पस के लिए वर्क करना है, यूनिटी ऑफ एक्शन होता है, ऑनगोइंग प्रोसेस है यानी कि कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है आपका कोऑर्डिनेशन, परवेसिव फंक्शन है यानी कि हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है, और डेलिब्रेटिव एक्टिविटी है, ठीक है। तो ये आपके कुछ एलिमेंट्स है कोऑर्डिनेशन के। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द सेट ऑफ मैकेनिज्म यूज टू कीप एक्शन एंड आउटपुट्स विथ इन प्री डिटरमाइंड लिमिट्स इज कॉल्ड, ठीक है, यानी कि पूर्व निर्धारित सीमाओं के भीतर क्रियाओं और उत्पादन को रखने के लिए उपयोग किए जाने वाले तंत्र के समूह को क्या कहते हैं। तो क्या इसे कोऑर्डिनेशन कहते हैं, या फिर वर्टिकल स्पेशलाइजेशन कहते हैं, या फिर कंट्रोल कहते हैं, या फिर आपका फॉर्मलाइजेशन कहते हैं। तो अगर हम क्वेश्चन 8 की बात करें तो क्वेश्चन 8 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कंट्रोल, यानी कि पूर्व निर्धारित सीमाओं के भीतर क्रियाओं और उत्पादन को रखने के लिए उपयोग किए जाने वाले तंत्र को ही क्या कहते हैं, कंट्रोल, यानी कि नियंत्रण कहते हैं। द सेट ऑफ मैकेनिज्म यूज्ड टू कीप एक्शंस एंड आउटपुट्स विद इन प्री डिटरमाइंड लिमिट्स। तो लिमिट से क्लियर हो जा रहा है कि यहाँ पे कंट्रोल की बात की गई है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व्स, यानी कि समन्वय में शामिल है। तो पहला ऑप्शन है फोरकास्टिंग, दूसरा ऑप्शन है यूनिटी ऑफ पर्पस, तीसरा ऑप्शन है सिलेक्शन ऑफ स्टाफ, और फोर्थ ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ दीज। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसको तो हम ऑप्शन से ही क्लियर कर सकते हैं। अगर हम फोरकास्टिंग की बात करें, यानी कि फ्यूचर के लिए आप प्रोडिक्शन कर रहे हो, तो उसका कोऑर्डिनेशन से कोई लेना देना नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। यूनिटी ऑफ पर्पस आपका हो सकता है, यानी कि एक ही उद्देश्य रहता है तो कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ स्टाफ, ये तो स्टाफिंग में होता है, तो इसकी भी बात नहीं हो सकती। तो जब दो ऑप्शन कट गया तो ऑल ऑफ दिस तो होएगा ही नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी, यानी कि यूनिटी ऑफ पर्पस। कोऑर्डिनेशन में पर्पस की यूनिटी होना जरूरी होता है, ठीक है, क्योंकि एक ही मोटिव रहेगा तभी सब मिलकर के एक साथ वर्क करेंगे। सबका अलग अलग मोटिव हो जाएगा, अलग अलग पर्पस हो जाएगा, तो उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। विच एमंग द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ मॉडर्न ऑफिस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक कार्यालय का कार्य है। पहला ऑप्शन है रिसीविंग इंफॉर्मेशन, सूचना प्राप्त करना, दूसरा ऑप्शन है गिविंग इंफॉर्मेशन, सूचना प्रदान करना, तीसरा ऑप्शन है पब्लिक रिलेशन, जनसंपर्क। तो ये तो अगर आपको कुछ भी नहीं ना पढ़ा हो आप तब भी इसका गेस कर सकते हो कि अगर मॉडर्न ऑफिस की बात करें तो ऑफिस में हम इंफॉर्मेशन को रिसीव भी करते हैं, ठीक है, सूचनाएं प्राप्त भी करते हैं, इंफॉर्मेशन देते भी हैं, यानी कि सूचना प्रदान भी करते हैं, ये भी होता है ऑफिस में, और एक जनसंपर्क भी बना होता है हमारा, पब्लिक रिलेशन भी हम मेंटेन करके चलते हैं अगर हम ऑफिस में काम कर रहे हैं तो। क्योंकि अगर पब्लिक रिलेशन नहीं मेंटेन होगा, सबसे लड़ाई ही करते रहेंगे तो हमारा काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। चलिए देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का भी आपका ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, तीनों ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सेल्स बजट इज द, तो विक्रय बजट है एक, तो क्या ये फंक्शनल बजट होता है, या मास्टर बजट होता है, या फिर एक्सपेंडिचर बजट होता है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको एक ऑप्शन चूज करना है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो सेल्स बजट आपका क्या होता है, एक फंक्शनल बजट होता है। तो फंक्शनल बजट में आपके जितने भी सेल्स बजट है, परचेज बजट है, ठीक है, ये सारे बजट्स आपके आ जाते हैं फंक्शनल बजट में। चलिए समझते हैं फंक्शनल बजट क्या होता है। तो फंक्शनल बजट्स आर एसोसिएटेड विद द फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, तो यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शन से रिलेटेड जो भी वर्क होते हैं वो सब आपके फंक्शनल बजट में आ जाते हैं। एग्जांपल्स ऑफ फंक्शनल बजट्स इंक्लूड सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, लेबर बजट, कॉस्ट बजट, ओवरहेड बजट, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट एंड कैश बजट, ठीक है। तो ये सारे आपके फंक्शनल बजट के एग्जाम्पल हैं, यानी कि सेल्स बजट भी आपका फंक्शनल बजट में आ जाता है। चलिए समझते हैं सेल्स बजट को। दिस बजट इज बेस्ड ऑन द एस्टिमेटेड सेल्स ड्यूरिंग द बजट पीरियड। इट इज ऑल्सो नोन एज द बैकबोन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि सेल्स बजट में हम जितनी भी एस्टिमेटेड सेल्स हुई है
उनका बजट निकालते हैं, ठीक है। तो इसको हम ऑर्गेनाइजेशन के बैकबोन भी बोलते हैं, सेल्स बजट को, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। द सेल्स बजट इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर बजटिंग, ऑल अदर बजट्स आर बेस्ड ऑन द सेल्स बजट, द सेल्स मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द सेल्स बजट। तो सेल्स मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स बजट को प्रिपेयर करता है और ये आपका फर्स्ट बजट होता है, इसके बेस पे बाकी के सारे बजट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको बैकबोन भी बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन की, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या बनाते हैं, सेल्स बजट बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 12। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका 12 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। अ लीडर हु टेक्स डिसीजन आफ्टर हैविंग डिस्कशन विद हिज सबऑर्डिनेट्स इज नोन एज। तो एक नेता जो अपने अधीनस्थों से वार्तालाप करके निर्णय लेता है वो क्या कहलाता है? तो क्या वो ऑटोक्रेटिक लीडर कहलाता है, यानी कि निरंकुश नेता, बेनोवोलेंट लीडर कहलाता है, यानी कि उदार नेता, या फिर आपका वो डेमोक्रेटिक लीडर कहलाता है, प्रजातांत्रिक नेता, एक्सक्यूज मी, या फिर आपको वो फ्री रेन लीडर कहलाता है, ठीक है। तो ऐसा लीडर जो सबसे डिस्कशन करके, अपने सबऑर्डिनेट से डिस्कशन करके कोई डिसीजन लेता है, तो वो यानी कि प्रजातांत्रिक नेता होता है, यानी कि डेमोक्रेटिक लीडर वो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। डेमोक्रेटिक लीडर एक ऐसा लीडर होता है जो सबसे डिसीजंस लेता है एक डेमोक्रेसी को फॉलो करते हुए, ठीक है। तो चलिए समझते हैं ऑटोक्रेटिक लीडर क्या होता है। दिस इज एग्जैक्टली अपोजिट टू डेमोक्रेटिक लीडर। तो ये डेमोक्रेटिक लीडर का जस्ट अपोजिट होता है। Wherein the opinions of employees are not considered। तो यहाँ पर एम्प्लॉयज की ओपिनियंस को कंसीडर नहीं किया जाता। लीडर्स विद दिस स्टाइल एक्सपेक्ट अदर्स टू एडहियर टू द डिसीजन दे टेक विच इज नॉट अ सस्टेनेबल अप्रोच फॉर द लॉन्ग पीरियड। तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में क्या होता है कि लीडर किसी से कुछ भी डिस्कस नहीं करता, बस एक नियम लागू कर देता है और सबको उसको फॉलो करना होता है। तो इसीलिए ये लॉन्ग टर्म तक नहीं चल पाता ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। अब डेमोक्रेटिक लीडरशिप की बात करते हैं तो यहाँ पे सबके डिसीजंस मायने रखते हैं। दिस इज अ क्लियर एज इट्स नेम, एक्सक्यूज मी। इन डेमोक्रेटिक लीडरशिप द लीडर्स मेक और ब्रेक डिसीजन डेमोक्रेटिकली। तो यहाँ पे वो फुल डेमोक्रेसी के साथ, ठीक है, अपने डिसीजंस को ब्रेक भी कर सकता है, चेंज भी कर सकता है, बेस्ड ऑन देयर टीम्स ओपिनियन और फीडबैक, अपनी टीम के ओपिनियन या फीडबैक के बेस पे। Although it is a leader who makes the final call, every opinion counts. This is easily one of the most effective leadership styles since it always employs to have a voice। तो यहाँ पर एम्प्लॉयज को वैल्यू दी जाती है, अपने सबऑर्डिनेट से डिस्कस करके तब कोई डिसीजन लिया जाता है डेमोक्रेटिक लीडरशिप में। और ऑटोक्रेटिक में क्या होता है कि लीडर अपने आप ही कोई डिसीजन ले लेता है और सबको उसको फॉलो करना पड़ता है। इसीलिए ऑटोक्रेटिक लीडरशिप लॉन्ग टर्म तक नहीं चल पाती। तो आई होप आपको दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और कोशिश करिएगा कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर करिए, ठीक है, ताकि स्टूडेंट बेनिफिट ले सके। इतनी मेहनत मैं कर रही हूँ तो उसका बेनिफिट स्टूडेंट को भी मिल सके, ठीक है, मुझे भी अच्छा लगेगा। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे की और वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।